वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट। दोस्तों, इस वीडियो में आपको शेयर मार्केट से जुड़े 10 नए अपडेट मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने बीते वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के शहरों में पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचाने वाली पीएनजी के 3.1 लाख नए कनेक्शन दिए हैं। कंपनी के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीता वर्ष कोविड-19 महामारी से प्रभावित था। इसके बावजूद हमने इतने बड़े पैमाने पर पीएनजी कनेक्शन दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा इस अवधि में 62 नए सीएनजी स्टेशन लगाए गए। इससे आईजीएल के सीएनजी स्टेशनों की संख्या 612 हो गई। कंपनी की वार्षिक बैठक एजीएम में सिंह ने कहा कि 2020-21 का साल कोविड-19 से प्रभावित रहा और इस दौरान आईजीएल का कुल कारोबार 5,409 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 1,006 करोड़ रुपये रहा था। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में कंपनी की नेटवर्थ 5,800 करोड़ रुपये रही। आईजीएल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी उतर गई है और कंपनी की योजना चालू वित्त वर्ष में के अंत तक 50 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने की है। सिंह ने बताया कि आईजीएल एलएनजी एलसीएनजी स्टेशन लगाने, सीजीडी परियोजनाओं के लिए सलाहकार सेवाएं देने, गैस मीटरों के विनिर्माण, घरेलू उपकरणों में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को प्रोत्साहन की योजना पर काम कर रही है। कंपनी की सालाना बैठक में शेयरधारकों ने 180% के लाभांश की मंजूरी दे दी है। कंपनी निदेशक मंडल ने इसकी सिफारिश की थी। नेक्स्ट अपडेट है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वित्त वर्ष 2021-22 के जनवरी-मार्च तिमाही में भारत पेट्रोलियम के निजीकरण और एलआईसी के आईपीओ की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि एयर इंडिया के निजीकरण की बात काफ़ी एडवांस स्टेज में है। यह प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जब आप इस साल होने वाली निवेश पर नज़र डालते हैं तो हमारे सामने 3 अहम नाम आते हैं। इसमें भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया और एलआईसी का आईपीओ शामिल है। ज्ञात हो कि साल 2021-22 के यूनियन बजट में सरकार ने विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था, जिससे अधिकांश हिस्सा निजीकरण और एलआईसी के आईपीओ से आना है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, शिपिंग कॉरपोरेशन और पवन हंस जैसी कंपनियों के निजीकरण पर फोकस कर रही है। नेक्स्ट अपडेट है। भारत में कुछ समय पहले ही लॉन्च की गई टाटा मोटर्स की दमदार प्रीमियम हैचबैक कार टाटा एल्टोज को ग्राहकों का ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। दरअसल कंपनी ने मंगलवार को अनाउंस किया है कि एल्टोज प्रीमियम हैचबैक ने लॉन्च के बाद से अब तक 20 महीनों के दौरान 1 लाख यूनिट के प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनाया है, जो एक बड़ी बात है। इस मौके पर आज पुणे में अपने प्रोडक्शन प्लांट पर एल्टोज की लेटेस्ट यूनिट को लाल रंग में उतारा गया है। टाटा मोटर्स की हैचबैक ने सेफ्टी के मामले में पूरी 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। ये हैचबैक एजाइल, लाइट, फ्लेक्सिबल, एडवांस आर्किटेक्चर इस्तेमाल करती है। मीडिया के अनुसार टाटा मोटर्स एल्ट्रोज इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक नई प्रोडक्शन लाइन लगाने पर काम कर रही है, जिसे जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा। इस कार के लिए टाटा के जेपट्रॉनिक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का भी उपयोग किया जाएगा, जो नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल को पावर देता है। हालांकि नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में अपकमिंग एल्ट्रोज ईवी में बड़ा बैटरी पैक मिलेगा, जिसके चलते इसकी रेंज नेक्सॉन ईवी की तुलना में 25 से 40% अधिक होगी। नेक्स्ट अपडेट है। डिफेंस ट्रेनिंग सॉल्यूशन सेवा उपलब्ध कराने वाली जैन टेक्नोलॉजी के शेयरों में पिछले 1 महीने में 2 गुना से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। ये स्टॉक बीएसई के टॉप 10 गेनरों में से एक रहा है। 24 अगस्त को ये शेयर 83 रुपये पर था, जबकि 27 सितंबर को ये 215 रुपये पर बंद हुआ। इस अवधि में इस शेयर ने 159% की बढ़त देखने को मिली। 15 सितंबर को इस स्टॉक ने 237 रुपये का रिकॉर्ड हाई छुआ था। जैन टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप 1,709 करोड़ रुपये है। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल ये अकेला ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले 1 महीने में 2 गुने से ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। जैन टेक्नोलॉजी हैदराबाद स्थित कंपनी है। ये मिलिट्री ट्रेनिंग सिमुलेटर, ड्राइविंग सिमुलेटर, लाइव रेंज इक्विपमेंट और एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है। कंपनी की स्थापना 1993 में हुई थी। कंपनी ने दुनिया भर में 1,000 से ज़्यादा ट्रेनिंग सिस्टम की सप्लाई की है। यूएस में भी कंपनी का बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिस है। नेक्स्ट अपडेट है।
अदानी गैस लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। अदानी गैस लिमिटेड ने अहमदाबाद जिले के 3 इलाकों में पीएनजी और सीएनजी गैस वितरण की सप्लाई के लिए हुई नीलामी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह नीलामी अहमदाबाद के साणंद, बावला और डोलका में गैस वितरण के लिए हुई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पीएनजीआरबी की तरफ से इन इलाकों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना और संचालन के लिए गुजरात गैस लिमिटेड को दिए गए अधिकार को भी बरकरार रखा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अडानी गैस लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले 2018 में गुजरात हाईकोर्ट ने भी अहमदाबाद के 3 इलाकों में पीएनजी और सीएनजी गैस की सप्लाई के लिए हुई नीलामी को चुनौती देने वाली अडानी गैस की याचिका को खारिज किया था। इस नीलामी को 2016 में पीएनजीआरबी ने कराया था, जिसमें अडानी गैस को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी गुजरात गैस से हार मिली थी। हालांकि पीएनजीआरबी ने अडानी गैस को मंजूरी देते समय अहमदाबाद के साणंद, बावला और ढोलका इलाकों को इससे बाहर रखा था। बाद में पीएनजीआरबी ने इन इलाकों में गैस वितरण के लिए 2016 में बोलियां मंगाई, जिसमें गुजरात गैस विजेता बनकर उभरी और अडानी गैस हार गई। इसके बाद अडानी गैस ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख करते हुए इस नीलामी प्रक्रिया को पीएनजीआरबी की तरफ से 3 इलाकों को बाहर रखने के फैसले को चुनौती दी। हालांकि पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अडानी गैस के इस मामले में याचिका खारिज कर दी है। नेक्स्ट अपडेट है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों को शेयरधारकों और लेनदारों के साथ बैठक करने की इजाज़त दे दी है। किशोर बियानी की लीडरशिप वाले ग्रुप की कंपनियां रिलायंस रिटेल के हाथों अपने एसेट बेचने की इजाज़त निवेशकों और लेनदारों से ले सकेगी। सूत्रों के मुताबिक फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों को बैठक करने की इजाज़त देने का एनसीएलटी के मुंबई बेंच ने दिया है। बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की कंपनी को विलय की योजना के विरोध में दाखिल दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की अपील को खारिज कर दिया। अमेजॉन ने एनसीएलटी को आवेदन दिया था कि वह फ्यूचर रिटेल के खिलाफ आर्बिट्रेशनल की कार्रवाई पूरी होने तक विलय की उसकी योजना पर विचार न करे। सूत्रों के मुताबिक अमेजॉन की अपील को ट्रिब्यूनल ने यह कहकर खारिज कर दिया कि वह मामले में जल्दबाजी कर रही है। मामले की सुनवाई में एनसीएलटी ने यह भी कहा कि विलय की योजना पर विचार करने के लिए शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाने से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बैठकों में अमेजॉन भी शामिल हो सकेगी और अंतिम मंजूरी के लिए एनसीएलटी के पास स्कीम के आने पर आपत्ति दर्ज करा सकेगी। नेक्स्ट अपडेट है चीन में बिजली आपूर्ति का संकट गहरा आ गया है। इस वजह से घरों की बिजली काटी जा रही है और फैक्ट्री को उत्पादन कटौती के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चाइना पावर क्राइसिस से देश की विशाल अर्थव्यवस्था के धीमे होने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ने का खतरा है। चीन में बिजली के संकट की वजह से दुनिया भर में कार और स्मार्टफोन समेत बहुत से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। चीन के औद्योगिक क्षेत्रों में कंपनियों को बिजली की मांग को कम करने के लिए ऊर्जा खपत सीमित करने के लिए कहा गया है। चीन की सभी ताकतवर इकोनॉमी प्लानिंग एजेंसी देश के बिजली संकट को दूर करने में जुट गई है। बुधवार को चीन की सभी ताकतवर एजेंसियों ने अपने नागरिकों और कारोबारियों को भरोसा दिया है कि वे बिजली संकट से निपटने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और बिजली आपूर्ति पर करीबी नज़र रखे हुए हैं, जिससे कि बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। नेक्स्ट अपडेट है टाटा स्टील दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सी कार्गो चार्टर में शामिल हुई है। टाटा स्टील ने समुद्र के रास्ते अपने व्यापार में स्कोप 3 ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन को कम करने की ओर यह कदम बढ़ाया है। इसके लिए टाटा स्टील ने सी कार्गो चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाली पहली कंपनी बन गई है, जो वैश्विक स्तर पर समुद्री कार्गो के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए काम कर रही है। इस संस्था में शामिल होने वाली टाटा स्टील 24वीं कंपनी है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट सप्लाई चेन के पीयूष गुप्ता का कहना है कि हम अपने परिचालन में बेंचमार्क स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
स्टील सेक्टर में मार्केट लीडर बनने के लिए ज़रूरी है कि हम स्कोप 3 उत्सर्जन को उसी तत्परता से देखें। हमारा सी बॉन्ड ग्लोबल वॉल्यूम प्रति वर्ष 40 टन से अधिक है, जिसे कम करने के लिए हम निर्णायक रूप से कदम आगे बढ़ा दिए हैं। ज्ञात हो कि सी कार्गो चार्टर जलवायु से जुड़ी चार्टरिंग गतिविधियों का मूल्यांकन करने वाली वैश्विक संस्था है। यह मात्रात्मक मूल्यांकन और उसका खुलासा करने के लिए एक कॉमन ग्लोबल बेसलाइन निर्धारित करता है। इस संस्था का उद्देश्य वर्ष 2050 तक शिपिंग क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में 50% की कमी लाना है। सी कार्गो चार्टर को अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट अपडेट है आज 29 अक्टूबर को एसेट मैनेजमेंट कंपनी आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का आईपीओ खुल गया है, जो 1 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी ने इशू प्राइस से 695 से 712 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी की इशू के जरिए 768 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। यह आईपीओ 3.88 करोड़ इक्विटी शेयर का होगा। इसमें आदित्य बिरला कैपिटल की तरफ से 28.51 लाख इक्विटी शेयर का ऑफर फॉर सेल होगा, जबकि सन लाइफ एएमसी 1.6 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेगी, जिसमें 1.94 लाख इक्विटी शेयर आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व होंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के अनलिस्टेड शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार गिर रहा है। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 50 रुपये चल रहा है। इस हिसाब से देखें तो इसका शेयर 762 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। 27 सितंबर को आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का जीएमपी 70 रुपये था, जो अब घटकर 50 रुपये हो गया है। नेक्स्ट अपडेट है वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को और 2 अन्यों पर इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल होने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मंगलवार को जुर्माना लगाया। धूत पर 25 लाख रुपए और इलेक्ट्रो पार्ट्स और वीडियोकॉन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रत्येक पर 25 लाख रुपए जुर्माना लगा है। जांच में पता चला था कि कंपनी ने कई बैंकों से लगभग 23,070 करोड़ रुपए के लोन और एडवांस लिए थे। इनमें से लगभग सभी बैंकों ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के लोन अकाउंट को एनपीए की कैटेगरी में डाल दिया था। यह कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब होने का संकेत था। कंपनी के प्रमोटर्स ने इस प्राइस सेंसिटिव जानकारी को छिपाया और इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए प्रॉफिट कमाने की कोशिश की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।